वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज अकाउंट फॉर मैनेजर यूनिट सेकंड। आज का टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ देखें तो ट्रांजैक्शन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। और कैपिटल ट्रांजैक्शंस के भी टू पार्ट हैं, कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल रिसीट्स। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के भी टू पार्ट हैं, रेवेन्यू पेमेंट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यहाँ पे आपको कुछ बेसिस या कंसिडरेशन बताए जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे किसमें, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करने में कि वो आपका यदि पेमेंट है तो वो कैपिटल है या रेवेन्यू, यदि वो रिसिट्स है तो कैपिटल है या फिर रेवेन्यू। तो यहाँ पे जनरली कुछ एग्जांपल जैसे की पॉइंट आप देखें तो द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नेचर ऑफ बिजनेस है पहला, दूसरा है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर है आपका पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, फिर है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और लास्ट है आपका मेटेरिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस से। नेचर ऑफ बिजनेस की यदि हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ इसको समझाने के लिए। आपको याद हो जब हमने रियल अकाउंट पढ़ा था तो रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस की नेचर होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज मान लीजिए यदि कोई ट्रेडर है, विशाल फर्नीचर्स है, तो विशाल फर्नीचर्स जो एक ट्रेडर है वो डील करता है किसमें, फर्नीचर में। तो फर्नीचर का यदि वो परचेज करता है तो वो उसके लिए क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्योंकि परचेज ऑफ फर्नीचर क्या होगा आपका, परचेज ऑफ फर्नीचर उसके लिए डे टू डे ट्रांजेक्शन्स है, तो वो क्या होगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इन अदर हैंड सपोज मान लीजिए कोई स्टेशनरी की शॉप है और वो क्या करती है, फर्नीचर परचेज करते हैं स्टेशनरी शॉप वाले, सपोज आर के स्टेशनर्स है, और वो क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो एक फर्नीचर कंपनी वाला फर्नीचर परचेज करता है तो वो रेवेन्यू नेचर का है, और एक आपका स्टेशनरी का काम करने वाला आर के स्टेशनर्स है और वो फर्नीचर परचेज करता है, तो उसके लिए जो आपकी नेचर ऑफ बिजनेस है वो स्टेशनरी में डील करता है लेकिन वो फर्नीचर का आइटम परचेज करता है तो वो रेगुलर उसको परचेज नहीं करेगा। तो वहाँ पे वो उसके लिए क्या माना जाएगा, आपका बोलो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस को आप समझ सकते हो। फॉर ए ट्रेडर डीलिंग इन ए फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट फॉर एनी अदर ट्रेडर, सपोज मान लीजिए यदि वो स्टेशनरी वाला है, द परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। दूसरा हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब आपसे कोई पूछे कैपिटल और रेवेन्यू, तो जब किसी चीज़ का बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर होता है तो वो कैपिटल नेचर का माना जाता है, और उस चीज़ का बेनिफिट उसी ईयर में होता है तो वो क्या माना जाएगा, आपका रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। तो सबसे पहले हमने नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पर देखा एक फर्नीचर का एग्जांपल एक फर्नीचर कंपनी के लिए, और वही फर्नीचर एक नॉन फर्नीचर कंपनी के लिए क्या है, आपका बोलो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स है, और वो आपका फर्नीचर कंपनी के लिए क्या था, आपका बोलो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स था। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस के बाद नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर को हम कैसे समझते हैं, सपोज मान लीजिए जिस फर्नीचर कंपनी की हम बात कर रहे थे वो फर्नीचर कंपनी जो एक स्टेशनर से कंपैरिजन करके हम देख रहे थे, तो उस स्टेशनर के लिए परचेज ऑफ फर्नीचर क्या माना गया था, बोलो असेट्स माना गया था। सपोज मान लीजिए वही स्टेशनरी वाला पर्सन, मान लीजिए कोई 1000 का कोई फर्नीचर परचेज करके लाया, वो उसके लिए असेट्स है, लेकिन उसी स्टेशनरी वाले पर्सन ने अपने स्टाफ को सपोज मान लीजिए सैलरी दी है, सपोज मान लीजिए उसने 1 लाख सैलरी दी है, तो यहाँ पे अमाउंट आप ये देखें कि कहाँ 1000 का फर्नीचर परचेज करके लाया था और कहाँ वो 1 लाख की सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो वो जो स्टेशनर की जो शॉप है आर के स्टेशनर जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो सैलरी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या माना जाएगा, आपका रिकरिंग नेचर का होने के कारण क्या माना जाएगा, रेवेन्यू माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि जब किसी ट्रांजेक्शन में अमाउंट कम होता है तो वो रेवेन्यू होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर भी देखनी पड़ेगी कि जो आपका नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है वो क्या है, आपका रिकरिंग है या फिर रिकरिंग नहीं है। यदि वो रिकरिंग है, वो बार बार होता है तो वो रेवेन्यू माना जाएगा, और वो आपका नॉन रिकरिंग है, वो एक बार होता है तो क्या माना जाएगा, आपका बोलो कैपिटल माना जाएगा। तो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल भी दिया, मंथली सैलरी और रेंट
monthly salary or rent is an example of revenue expenditure as they are incurred every month, while purchase of assets is not a transaction done regularly, therefore classified as a capital expenditure. हम क्या मानते हैं उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं. अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस. पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस की यदि हम बात करें तो हम एक एग्जांपल किसका ले सकते हैं? मशीन का ले सकते हैं. आपको पता होता है कि जो मशीन होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपका जो मैन है, जो मैनुअल मतलब लेबर जो है, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया है? मशीन से रिप्लेस कर दिया है. अब जो मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, कब हम उनको हम रेवेन्यू नेचर का माने, कब हम उनको क्या माने? कैपिटल नेचर का माने. तो इसको समझते हैं. देखो, तो पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी मे बी इनकर्ड इन ए कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द असेट्स. सच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन ए नेचर. यदि आप मशीन का नॉर्मली डे टू डे रिपेयर कर रहे हो, और वो क्या माना जाएगा? आपका रेवेन्यू माना जाएगा. ऑन अदर हैंड एक्सपेंडिचर इनकर फॉर द मेजर रिपेयर ऑफ द मशीनरी. आपको कोई असेट्स है, उसका रिपेयर आप मेजर रिपेयर कर रहे हो, जिससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. तो क्या माना जाएगा? आपका कैपिटल माना जाएगा. तो आपका डे टू डे है, और जो आपका ऐसा स्ट्रक्चरल कोई चेंजेस कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा? आपका बोलो कैपिटल माना जाएगा. एक छोटा एग्जांपल देते हैं कि सपोज मान लीजिए एक बाइक है हमारे पास, और उस बाइक का हम क्या सर्विस कराते हैं, तो सर्विस का खर्चा उसका क्या माना जाएगा? बोलो रेवेन्यू माना जाएगा. लेकिन हम उसी बाइक का सपोज मान लीजिए हम उसके अंदर कुछ ऐसी इंजन वगैरह कुछ डलवाते हैं जिससे उसकी कैपेसिटी आने वाले 5 साल तक बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, जो उसकी लाइफ एंड होने जा रही थी. तो वो कहीं ना कहीं क्या माना जाएगा? आपका कैपिटल माना जाएगा. फिर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उस ट्रांजेक्शन्स के कारण कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या, इनकम जो है, वो क्या होता है? वो किसी टाइम में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर जिसका बेनिफिट मिलता रहता है. तो यदि आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन्स किया और जिससे रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, तो वो क्या माना जाएगा? कैपिटल नेचर का माना जाएगा. यहाँ पे आप देखें, एक्सपेंडिचर हेल्प टू जनरेट द रेवेन्यू ओवर मोर देन 1 ईयर. ठीक है ना? तो उसको हम क्या मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे. तो हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी जो है वो मोर देन 1 ईयर है, तो वो क्या माना जाएगा? कैपिटल माना जाएगा. हमने अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटिलिटी. मेटिलिटी ये बताता है कि स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो मेटिलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, यदि अमाउंट इन्वॉल्व जो है आपका वो ज़्यादा है, तो उस बेस पर भी हम ट्रांजेक्शन को रेवेन्यू और कैपिटल के बेस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पे देखा कि कुछ बेसिस थे जब हम कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस कर रहे थे. जैसे कि आपने देखा कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस है आपका, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस है, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है, और लास्ट क्या है आपका? मेटलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व. अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं. जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और वहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल या रेवेन्यू माना है, यदि रेवेन्यू माना है तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है. तो इन एग्जाम्पल को 1 बाय 1 हम समझते हैं, फिर हम इनके आंसर को भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको दिया है कि यहाँ पे आप देखें टोटल अपने पास कितने ट्रांजेक्शन हैं? 8 ट्रांजेक्शन है. ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पहले तो ओवरऑल एक्सपेंसेस होते क्या हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो मशीनरी रहती है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो आप एक्सपेंसेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको ओवरऑल एक्सपेंसेस कहलाते हैं. अब आप ये बताइए, वर्किंग कंडीशन पे लाने पर उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी. तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, मोर देन 1 ईयर हो रही है, तो उसको रेवेन्यू मानेंगे, कैपिटल मानेंगे? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हम उसको क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे. तो आंसर में आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आया है? ये फॉल्स आया है. इस तरीके से आपको रीजन भी देना है. ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू डेराइव ए एंड ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, इट शुड बी कैपिटलाइज के. तो ये क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं हमें ये जो बेसिस हमने पढ़े हैं ये हमें क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं. तो ये जो हेल्प कर रहे हैं बेसिस, यही हमें बताएंगे कि ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज करने में कि वो कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर्स का है. नेक्स्ट देखिए, मनी स्पेंड टू रेड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इन ए रेवेन्यू इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कि यदि आप मनी स्पेंड कर रहे हो किस पर? अपने वर्किंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, तो क्या वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है? तो इसे समझते हैं. देखो,
वर्किंग का मतलब है डे टू डे एक्सपेंसेस, कौन से डे टू डे एक्सपेंसेस, लेकिन आप उन्हें कंटिन्यू नहीं कर रहे, आप उनको क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो डे टू डे एक्सपेंसेस के अंदर बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, बोलो लॉन्ग टर्म कहलाता है। जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है तो वो क्या होता है आपका, बोलो लॉन्ग टर्म वाला होता है आपका, यस वो होता है आपका कैपिटल नेचर का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, सो दिस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या माना जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या देखना है कि जो हमने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि लीगल फीस क्या होती है। लीगल फीस किस पर की है, लीगल फीस टू एक्वायर ए प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो लीगल फीस क्या होता है, सपोज मान लीजिए कोई असेट्स है, आप उसको एक्वायर करने जा रहे थे, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ी है आपको, गवर्नमेंट की लाइसेंस वगैरह लेना पड़ रहा है, परमिशन के लिए जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो क्या माना जाएगा, आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि थर्ड जो है आपका ट्रू है, ये ट्रू है कि लीगल एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या माने जाएंगे, उसके कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस माने जाएंगे, ठीक है ना। और यदि आपके लीगल के अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस होते तो उसको हम रेवेन्यू मान सकते थे। तो यहाँ पे हमने जो टोटल जो 4 थे उनमें से हमने टोटल जो 3 थे, 3 हमने किए हैं, 4th को हम ले लेते हैं, फिर जो रिमेनिंग 4 थे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अमाउंट स्पेंड एज ए लॉयर फीस टू डिफेंड ए सूट क्लेम दैट द फर्म फैक्ट्री साइड बिलोंग टू द पेन स्ट्रिप लैंड इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। की जो लॉयर है, वकील को जो आपने पे किया है वो आपका कौन सा एक्सपेंसेस है। देखो कोई भी बिजनेस है, कोई सूट जो होते हैं, मुकदमे जो होती है, मुकदमेबाजी जो होती है, उस पर लॉयर को जो फीस दी जाती है वो आपकी रूटीन का माना जाता है, तो वो कैपिटल नहीं होगी, वो क्या होगी, रेवेन्यू नेचर की होगी। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा फॉल्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो 4th का, ये आपका क्या होगा, बोलो 4th है आपका, यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा, लेकिन 4th का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा, क्योंकि कैपिटल नहीं है, ये रेगुलर होते रहते हैं, एक्सपेंडिचर रेगुलर होते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस आंसर को भी देखेंगे और नेक्स्ट पॉइंट्स को भी लेंगे। थैंक्स।